रानिया क्यों डर रही हो यार? मैं हूं ना। अच्छा बताओ, शादी के फंक्शन में क्या पहनना चाहोगी तुम? और उसके हाथों में अपनी तपिश भरी गिरफ्त में लेते बोला। रानिया ने मुस्कुरा कर इसे देखा जो आपको पसंद है। उस होते हुए चेहरे समेत बोली से अहमद खुलकर मुस्कुराया था। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं तुम्हें अपने पसंदीदा रंगों में देखूंगा। चमकती काली आंखों से इसे देखते बोला था। रानी का दिल खुशी से झूम उठा था। पहले वाला खौफ और घबराहट अब पूर्ण। उन्होंने ऐसे भी नहीं मिल रही थी। आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ अहमद, वो मुस्कुराकर बोली थी। अहमद ने लोगों पर दिल से मुस्कुराहट जारी। डैड अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं और 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। मैं इनसे हमारी शादी की बात करूंगा। मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें पालूं। अहमद इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। रानिया दिल तेजी से धड़का था। इसके चेहरे पर गलाल बिखरा था। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता रानिया, मैं जल्द से जल्द तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। कल मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, तुमने जरूर आना है। अहमद डरते हुए बोला। रानिया ने बेबसी से उसे देखा। प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अहमद आंखों में दस लिए बोले। तो रानिया ने इस बात में सर लाया था। वो ऐसे भी अहमद से बहुत मोहब्बत करता था और पर इसका ख्याल रखता था। रानिया बहुत ही ज्यादा खुश थी कि अहमद जैसे ख्याल रखने वाला इंसान इसकी जिंदगी में शामिल होने वाला है। ऐसे में वो अहमद को नाराज हरगिज नहीं करना चाहती थी। तभी फौरन से इसे मान गई। कहाँ गई वो फाइल? निमशेद खान ने पूरी अलमारी छान मारी थी। तरस अपने कमरे का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन वो फाइल इनके लॉकर से न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब मिल नहीं रही थी। वो फाइल इनके लिए बहुत अहम थी। घर से गुस्से से निकलते सीधा स्टेशन आए थे। महल भी इनके सामने बैठा था। इसके बाजू में सफेद पट्टी बंधी हुई थी। क्या हुआ सर, इतना परेशान क्यों है? महल जमशेद खान को देखते कागज पर बल्ब बंद गया जिसमें बहुत से साफ इन्फॉर्मेशन थी। वो किसी पर भी एतराबार नहीं करना चाहता था। अजाविया थिंक ओके। माइल ने अपने फादर की जानिब देखने से थोड़ी तकलीफ हो रही थी। जमशेद ने सर आह भरी थी। मेरी एक बहुत अहम फाइल मेरे घर के लॉकर से गायब हो गई। जमशेद लब से बोले। तो माइल ने अफसोस से इन्हें देखा। अब ऊपर से मुझ पर प्रेशर बनेगा। मुझे किसी भी कीमत पर वो फाइल चाहिए। जमशेद साहब हाँ हाथ जोड़े बोले थे। मुझ पर दबाव पड़ाएंगे, लेकिन इन्हें कहीं खुशी भी होगी। जमशेद खान आखिरी बात तंजिया बोला था। माहिल चौंकते इन्हें देखा। क्या मतलब सर? वो नसमझी से बोला। इस फाइल में इन तमाम लोगों के नाम थे जो दिल्ली गैंगस्टर के साथ मिलकर हमारे पार्टनर को खोखला कर रहे थे। मुझे चीफ सिलेक्टर पर भी शक था। मैं ये काम तुम्हें देता हूँ माल। वो फाइल मेरे घर में से गायब हुई है। या तो कोई घर वाला आया या फिर वो कहते कहते रुक गया। माइल का ध्यान बेसाख्ता माया की जानिब उठा। वो लब बन चुका। सर, क्या आपको नहीं पता इस फाइल में किसका नाम है? हम इस तरह आसानी से इन्हें पकड़ सकेंगे। माइल ने आसान हल पेश किया था। जमशेद खान ने अफसोस से देखा। नहीं, वो फाइल मैंने खोल कर भी नहीं देखी थी। मैं और कुछ भरोसेमंद टीम को लेकर डायरेक्ट सीबीआई के पास वो फाइल पर जाने वाला था। जिससे खुफिया आदमी ने मुझे फाइल दी थी वो मारा गया। जमशेद खान बहुत परेशानी से बोला था। माया ने लब दबाते कुछ सोचा। वो किचन में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो, वो सरलाता बोला था। जमशेद खान इस बात में सरला है। वो मेरी बेटी पसंद आ गई तो मैं वो मुद्दा बदल गया। माइल ने मुस्कुराते उस बात में सरलाया था। जमशेद खान ने खुशी से इसे देखा तो बोला। फिर कब शादी की डेट फाइनल करें? जमशेद खान खींचते। 15 दिन बाद। माइल मुस्कुराकर बोलता। इनसे हाथ मिलाता वहाँ से निकल गया। इरादा इनके घर जाने का था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं दाखिल होते घर हाल में दाखिल होता नहात अदब से बोला था। हाल में बैठी रुखसाना बेगम के साथ सफिया बेगम ने भी सर उठाकर सामने देखा जहाँ एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। सफिया बेगम मेरा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली थी। इन्हें थोड़ी देर पहले कहा थी कि माया के लिए जो लड़का पसंद किया वो घर आ रहा है, तो माया को तैयार होने का बोला जाए। अब वो अभी इधर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। वो आंटी, मुझे माया से मिलना था। वो इनके आगे झुककर इनसे प्यार लेता मुस्कुराकर बोला। सफिया बेगम उस आदमी से लाया था। बैठो बेटे, पहले लंच कर लो। सफिया बेगम मुस्कुराते कि जाने बड़ी इरादा किचन में जाने का था। नहीं आंटी, मेरा पेट भरा हुआ है, फिर कभी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे माया से मिला। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। विनायक अदब से बोला। तो सफिया बेगम तो सदमे मारी गई कि ठीक है, इन्हें माया के लिए जैसे लड़की खिलाई थी माया रहना बिल्कुल वैसे ही था। शहजादा माया राना शहजादों जैसा और अखलाक भी बहुत अच्छा था। वो सरलागी माया ऊपर टेरेस पर है बेटा, आप मिल लो। और सरलाते बोली थी। इनके इशारे करते वो टेरेस की तरफ जाती सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। मुझे तो अच्छा लग रहा था उसका। बेगम ने मुस्कुराहट लबों पर सजाती कहा। जिस बात सफिया बेगम जिस बात में सरलागी माया खान भाई निकलो, क्या मिला तुम्हें? अपने फादर को धोखा देकर वो ऊपर आया तो पूरा राइटर खाली था। फिर टेरेस पर बने कमरे की तरफ देखते और भारी बूटों की दमक
दौड़ते इसके कमरे की दीवारों के साथ खड़ा तो सर्द सपाट में बोला, माया ने लग कर किया तो ओके, फिर मैं ही अंदर आ जाता हूँ। बस अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ दरवाजे से आती रोशनी कमरे के दरमियानी हिस्से को रोशन कर रही थी। रोशनी सीधा माया के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे वो बार बार आ रही थी। माइल ने इसके चेहरे पर फैली रोशनी को देखा। इसके दिल ने एक भी मिस की थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए बाजुओं को सीने पर फोल्ड किए खड़ा हो गया था। यह माया चुपचाते हुए बोली। इसने नजरें उठाकर माइल को देखा। वो शौक नजर से इसे देख रहा था। वो फाइल तुमने चोरी की ना? उससे जिसकी से लहजे में बोला। उसकी नजर ब्लैक फ्रॉक पजामे में मुलव्वस माया के देखते हुए जूत पर जमी थी। माया के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। पर कौन सी फाइल? माया टकते लहजे में बोली। दूसरी तरफ वो ताज़े हंसा था। होने वाली बेगम, आप शायद भूल रही हैं, मैं एक डीएक्टिवेटर हूँ। मैं घबराहट भांपता भी जोर पकड़ लेता हूँ। वो दो कदम इसके जाने बढ़ा था। माया दो कदम पीछे हुई थी। हाँ, मैंने चुराई है। आप दोबारा ये जाने यहाँ आए हैं? माया उंगलियों मरोड़ते बोली। इस कार का रवा रवा खौफ से बाहर रहा था। जहन सूली पर लटकी महसूस हो रही थी। नहीं, आपको दो बातें बताने आया हूँ। पहली, फाइल के साथ मैं इसके डैड बॉडी पे मरम्मत करूंगा जिससे फाइल चुरा चुरा कर दी है आपने। और दूसरी, हमारी शादी ठीक 14.5 दिन बाद है। मैंने चौंकने से देखा जो मजबूत हाथों पर बंदी घड़ी को देखते माया को देख रहा था। मैं अब में शर्म है या नहीं? आप जानते हैं मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। माया खौफ से लबों पर जुबान फेरते बोली। लेकिन उनका बिल ने सामने मत रखने जरूर की। शाम क्या होती है मुझे नहीं पता। वो तेरा झुकते इसकी काली आंखों में अपनी आंखें गाड़ता बोला। माया की आंखें मतवत्तर हुई थी। पहले वो मंजीर खड़ा था। एक दिन दूर हुई थी। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। माया इसके चेहरे को देखते बोली। माया ने अभी उसका क्यों बोले पंचते बोले। वो सच तो जानता था लेकिन वो माया खान से सच सुनना चाहता क्योंकि मैम पहले से लगा चुके। माया ने नजर झुकाते बोली। इसके अंदर उबाल उठा था। माया ने इसे सब बताने का फैसला किया था। क्या पता है बेचारी से इनकार कर दिया। माया की आंखों से आंसू छोड़ कर फिर मुबारक को आप बेवा होने वाली हैं। वो तंजिया हंसते हुए बोला। माया ने तरफ कटोर उठाकर इसे देखा था। शटा वो गिराई थी। इसे माइल राना की बात शदीद नागवारी गुजरी थी। तभी सब खौफ बला बची। कहीं आपको इस गैंगस्टर से मोहब्बत तो नहीं है? क्यों दान पिसते लफ्ज़ चुबा कर अदा करते बोला। मैंने चौंक कर इसे देखा। इसका दिमाग माफ हो रहा था। यानी वो शख्स सब जानता था। माया का वजूद घबरा उठा था। दिल बंद होने लगा था। इसने तो नम आंखों से इसे देखा। उसकी आंखों से आंसू फिसले। इससे पहले वो नीचे गिरता माया ने अपनी थोड़ी हथेली आगे बिछा ली जिसे आंसू माल की थैली पर फैल के। माया ने चौंकर इसे देखा। ना होने वाली बेगम, आपके आंसू भी मेरी वजह से बहने चाहिए। इन आंसुओं पर मेरा अख्तियार होना है। ये तो खलाक लेने की तैयारी पकड़े या बेवा होने की, क्योंकि शादी तो हमारी जरूर होगी। वो मिट्टी जोर से बंद करके माया रस्सी से ढीठ इंसान को देख रही थी। जो देखने में किसी का भी चैन सुकून बर्बाद कर दे, लेकिन इसकी बातें वो भी सुकून बर्बाद कर सकती थी। वो बहुत खतरनाक माहिल। वो धीमे अटकते नमे भरे लहजे में बोली। माहिल ने जोर से आंखें मीची। ना करें होने वाली बेगम, मत लेना। मैंने 15 दिन को 5 दिन में बदल देना है। वो चमकती नजरों से इसे देखते बोला। माया ने चिट्ठी गुस्से से घुरा। मुझसे दूर नहीं, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले वार तो आप देख ही चुके हैं। माया ने इसके कंधे पर बंधी व्हाइट पट्टी की तरफ इशारा किया। माया को नफरत से सही कहता है। ये अलेक्जेंडर का ही काम हो सकता है। माया ने पट्टी के बाद माया को देखा। अंदाजा दुरुस्त था, लेकिन मैं भी माया राना हूँ। एक माया टिकट में हर बार भागना नहीं देता। वो डेडली गैंगस्टर इस बार बच गया है, आइंदा नहीं बचेगा। खैर, शादी की तैयारी करें। मेरी शादी का फंक्शन बेहतरीन होना चाहिए। इसे तो मैं वैसे ही रवाना कर दूंगा। माइल बोलते बोलते इसके जाने झुका। माया ने नम सुरख आंखों से इसकी काली आंखों में देखा, जहाँ अब सदपन छा गया था। इस दुनिया से ही वो सर्द अंदाज में बोला। माया के जिस्म में करंट दूर दौड़ गया। बेबसी से लब कुचल गई। जबकि वो सीधा होता पलट गया। माया ने रोते हुए दरवाजे को देखा। जान से वो अभी बाहर निकला था। कहाँ फंस गई थी? इनकार का कोई जवाब नहीं था। माया हर लाल से अच्छा था और इकरार वो कर नहीं सकती थी। अलेक्जेंडर को सोचते ही इसके बैकबोन में ससराहट सी हुई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। हम कबल कंपनी के लोग एम पॉइंट्स बता रहे थे और इसका मोबाइल जोरों शोर से बजने लगा था। सबने चौंकर इसे देखा। आरजू, हम बाद में बात करेंगे। वो कॉल पिक करते ही पहली फुर्सत में बोलते कॉल कट किया। और दूसरी जन से इसने मुंह बनाया था। इसने फिर से कॉल मिलाई थी। दानियाल ने लब बंद किए। बार बार बीते मोबाइल को दानियाल ने उकताहट और गुस्से से ऑफ ही कर दिया था। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे जब मीटिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इसका पर्सनल कार्ड था। दानियाल ने चौंकर इसे देखा। इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। क्या हुआ अंदर? इसने दान से पूछा, जिस पर उन्होंने सहमते कदम इसकी जानिब बढ़ाए।
उसमें मैम की खालाती रो रही थी, वो नीचे गिर गई हैं। अनवर इसके कान के करीब जागता बोला, जिसके ध्यान हिल से चेहरा तन सा गया था और अगेन गुस्से से बोलने लगी थी। वो फौरन आकर एक कुर्सी से उठा, रफीक अंकल आप मीटिंग देखे, मैं अभी आता हूँ। वो तन फन करता बाहर निकला था, फिर शिद्दत से घबरा रहा था। उसने फौरन अनवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोला था, माथे पर लुटियाँ डाले वो गाड़ी में बैठा बेचैनी से दिल बंद होने लगा था। पुलिस स्पीड में अनवर को गाड़ी चलाने का ऑर्डर देते हुए 30 मिनट की दूरी को 15 मिनट में तय करता, वो घर पहुंच जाता जल्दी। तो गाड़ी से बाहर निकलते अंदर की जाने भागा, पूरा हॉल खाली था। यकीनन सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होंगे। वो दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ इकट्ठी बाहर आंखता ऊपर आजू के कमरे की जाने बढ़ा था। तेजी से दरवाजा खुलता, इसने कमरे का जायजा लिया। आजू कहाँ हो तुम? घबराहट से पूरी लिपटी आवाज में इसने पुकारते, इसने इधर उधर नजर घुमाई, पूरा कमरा खाली था। आजू डैम इट कहाँ हो तुम? इसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था जब हल्की सी आवाज से वाशरूम से आई थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। आरजू वाशरूम की जानब कदम बढ़ाते इसने पुकारा तो दिल्ली जानब आरजू ने अहंकार भरते जैसे सपने में दूसरी का एहसास दिलाया था। दानियाल ने दरवाजा खोला तो फर्श पर बैठी हुई थी, बाहर बिखरे हुए थे, आधा दुपट्टा गले में झोल रहा था। दानियाल अपन से आगे बढ़ते इसे बाजुओं में पड़ा था और उठाते इसे बाहर लाते बेड पर बिठाया था। ये क्या हरकत थी? तुम किसी और को आवाज दे लेते। दानियाल बेड पर बैठते उसके बाहों देखते बोला, इसे सामने पाकर दिल को कुछ खून हुआ था। आरजू ने लफ्ज दांतों तले दबाई। कोई नहीं आ रहा था। वो मुसीबत से मासूमियत से बोली थी। दानियाल सर उठाकर इसे देखा, फौरन आंखों में मासूमियत का चेहरा जहाँ की आबाद किए बैठी थी। दानियाल ने शाकिन नजर से इसे देखा। ये आफत और इतनी मासूमियत मुझे काल होती है, किसी और को नहीं होती क्या? तो अब इसकी जाने सकती। इसके करीब बैठते शाकिन नजर से इसे देखा, बोला, मुझे पता नहीं चला, मैं गिर गई थी, मेरे बाजू भी नहीं हिल रहा था। कि देखिए ऐसा ऐसा नहीं हो रहा था। आजा ने अपना बाजू फोल्ड करके बताया था कि ऐसा नहीं हो रहा। मतलब वो करेक्ट बता रही थी कि बाजू इस तरफ फोल्ड नहीं है हो रहा। दानियल को पल में इसकी शरारत समझ आ गई थी। वो कितनी अहम मीटिंग छोड़कर आया था और फिर दिल में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। तो वाशरूम में मोबाइल लेकर कर गई थी। दानियल ने इसका बाजू करते कहा। आरजू के जहन में कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। वो बस मसनूई सा हंसने लगी थी। दानियल ने दांत तले लग दबाते इसके बाजू पकड़कर इसे सीधा करते ध्यान आह वो चिंकी ने दानियल को घूरा। वैसे ऐसे हो जाएंगे होने ही आ रही थी ना। वो दानियल सर को लाता हुआ बोले, आरजू लब बंच गई, अब तो खुद ही फंस गई थी। एक अपनी मुश्किल से वॉशरूम में गई, अपने अच्छे भले बाल बिखरे और ऊपर से इसने चोरी कितने आराम से पकड़ ली। आप मुझे हमेशा तकलीफ क्यों देते हैं? वो मुंह बनाकर बोली, मैं अपने बाल अब बाजू में दर्द की टीसें उठती महसूस हो रही थी, आंखें नम होने लगी थी। अच्छा होता है वो इसे किसी और आइडिया से तंग कर लेते। दानियाल ने इसकी कमर में हाथ डालते ही एकदम बेड पर गिरा तो उसे कुत्ता गिराया था। अर्जुन के वजूद में सनसनाहट से दौड़ गई थी। यूं भी कल से दानियाल खान का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। वो एक नज़र का जादू हो रहा था इस पर। मैं तकलीफ से मेट पी लेता हूँ। उसकी पहली नजर आंखों में देखते बोला। अर्जुन के गले में घुटी उभर का मधुम मृत्यु नजर चुरा गई थी। न जाने इस स्टाइल को क्या हो गया था। उस सुबह से मौत जैसे दर्द नहीं हो रहा। अर्जुन के सीने पर हाथ रखते उठने की कोशिश करते बोली थी। दानियल ने इसकी कमर पर गिरफ्त तंग करते इससे मुझे खुद से लगाया था। मुझे हो रहा है अब। ने आरजू के हाथ की जानब इशारा किया जो इसके दिल के मुकाम पर थे। आरजू ने इसकी नीली आंखों में झांका था। वो लोग कहती नजर से इसे देख रही थी और मैं चाहता हूँ तुम इसका हल पेश करो। और इसके कंधे पर चलता सुलगता लंबा छोड़ गया। आरजू ने जोर से आंखें मीची थी जबकि वो इसकी इशारत पर लब रखते मुकम्मल हो बेहोश होकर रह गई थी। मुझे से मैथ के सवाल हल नहीं होते, मैं आपको क्या हल पेश करूं, छोड़िए मुझे। आजू आंखें खोलते बोली। दानियाल ने नागवारी से तरीके इसका दिमाग बक से उड़ गया था। क्या कभी इस लड़की को अक्ल आएगी या वो सारी लड़की से समझाता ही रहेगा? बददिमाग लड़की, वो इसे छोड़ता साइड करते बोला। अर्जुन ने इसे घूरा। जहाँ खबरदार अगर तुमने ऐसा कहा तो वो इसके गुर्जू गुलाबी लबों पर उंगली जमाए बोला। अर्जुन ने मुंह खोलते इसकी उंगलियों पर दांत गाड़े थे जिससे दानियाल दांत इससे उंगलियां पकड़े इसे देखने लगा। जाहिल शख्स वो आबरू छुपाकर बोले। दानियाल ने गुस्से से इसे घूरा था। अर्जुन ने लेटते कंफर्ट सर तक ओढ़ा था ओढ़ लिया। इसका दिल 120 रफ्तार से धड़क रहा था और चेहरा सड़क पर रहा था। आरजू खान घबरा गई थी इसके लफ्ज को महसूस करते। इसे अपने कंधे पर जलन से महसूस हुई थी जबकि दानियाल इसके वजूद को देखता बाहर निकल गया। रात की स्याही फैल रही थी। वो पिछले लॉन में बैठी हाथों की लकीरों को देख रही थी। क्या था इसकी किस्मत में? ऐसा कौन सा गुनाह किया था इसने जो इसकी ऐसी सजा मिल रही थी और इसकी मौत बनी बैठी थी? वो चांद के मदम रोशनी में उसे माहौल का हिस्सा ही लग रही थी। फुल वाइट फ्रॉक पहने वो दरख्त के साथ टेक लगाए बैठी थी। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे और वो बस तन्हाई चाहती थी। जिनकी डगर किधर जा रही थी, डोर किधर जा रही थी इसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। इतनी उदास बैठी वो बटरफ्लाई लगता अपने के साथ का तुम्हें पहली बार इस हाथ हो रहा है।
वो दरख्त के साथ टेक लगाए बोला था। माया ने चौंक कर पीछे की जानब देखा जहाँ इसकी कीमती ब्लैक शूज देखने के बाद जो शख्स ऊपर देखा था वो इस दरख्त के साथ टेक लगाया खड़ा था। अब क्या चाहिए तुम्हें? माया उस तो इसके मुकब्बल खड़ी हुई थी। दिल बहुत बोझल हो रहा था। इसके चेहरे पर खौफ की एक शक्ल भी नहीं थी। क्यों मैं वैसे नहीं आ सकता या फिर तुम्हें किसी और की इंतजार था? वह हाथ उतार कर माया के सर पर रख के बोला। माया ने इसकी ग्रीन आंखों में देखा था जिससे बहुत कुछ बावरा करवा रही थी। मेरा छूना तुम्हें गलत लगता है? माखन और मेरे निकाह में होते हैं, तुम किसी और की गाड़ी में बैठकर आ जा रहे हो, शादी करने वाले हो। ख्वाब बहुत बहुत खूब इसकी कमर में हाथ लपेटे हुए से खुद के बेनता करीब करते इसके चेहरे पर गहराया था। माया ने हैरानगी से देखा। वो जानती थी इस जैसे इंसान को पता तो चले गया होगा, लेकिन वो इसका हिसाब तब इतनी जल्दी आ जाएगा वह किसकी उम्मीद नहीं थी। तुम तो इसकी जान लेने गए थे। माया इसके कंधों पर हाथ रखते इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते मदद घबराहट भरी आवाज में बोली थी। अलेक्जेंडर की तपश भरी आंखें इसको धड़कने बढ़ा रही थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं माया खान, और मुझे किसी दूसरे का मेरी बात बदलना पसंद नहीं। उसकी कमर पर झुकता देते इसे मस्जिद खुद में बंध गया। माया लब काट कर रह गई। मैं निकाह नहीं करना चाहती लेकिन वो मान नहीं रहा। मैं डकते लहजे में बोले। अलेक्जेंडर ने अब उसका आगे थे तो क्यों ना फिर से मार दिया जाए। माली नफरत भरी कहानी। मैं वो विलन बन जाऊंगा ना। बटरफ्लाई क्या कहती हो? वो थोड़ी पर हल्के से दांत गाड़ते मदम पर सोच आवाज में बोला था। माया का सांस लगने था। आखिर वो दोनों एक दूसरे को मारने की बातें क्यों करते थे? मैं तुम्हारे निकाह वाले दिन आऊंगा, तुम्हें लेने तैयार रहना। माया खान अब रुखसी का वक्त आ चुका है। अपने सर्द हाथों उसके चेहरे पर रखते हुए ने माया शांत हो गई थी। अपनी फैमिली का दिल नहीं दुखाना चाहती तो इसकी आंखों में पानी भर गया था। मामा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलेक्जेंडर मैं मर जाऊंगी। माया की हिम्मत जवाब दे गई थी और वह गहरे सांस बैठी रोने लगी थी। इसके लफ्ज़ों में जियत हर गम दर्द खुद में छिपाए हुए नाजुक अंदाम लड़की की हिम्मत जवाब दे गई थी। इससे तो मुकब्बल के नाम से भी दहशत महसूस होती। ओ ठीक तभी इसके नाम पर लड़खड़ा जाती। मैंने 11 साल कहा है और तुम 11 दिन भी सह नहीं पा रही थी। मैं सहना होगा माया खान। अगर तुमसे भी मेरी दहशत काल नहीं निकला तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो संतोष लहजे में बोला। इतनी वहशत थी इसके लफ्जों में कि माया के आंसू वही थम गए। वो सटते नजर से इसे देख रही थी। वो माया खान जिसका दिल इसकी जानू राघव हो रहा था। वो माया खान जो खुद को जुटला रही थी, जिनकी जज्बाओं का खिलाफ इसने कुछ तय नहीं किया था। वो सामने खड़ा इस शख्स से मारने की बात कर रहा था। तुम्हें मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो आंखों में पानी लिए तो थोड़ले लहजे में बोली। अलेक्जेंडर की तरफ इसकी कमर पर सख्त डर हो गया। हरगिज नहीं। वो बोला इधर। वो आंखें में ठहरे पानी इसकी गालों पर रहा। माया खान को लगा वाकई वो बर्बादी की तरह चल रही है और इसका खुद का दिल इसी तरफ ले जा रहा है। ससुर वास्तव से झकते इसके गालों पर बैठे आंसू को लबों से चुन गया था। माया के लबों से इसकी आजाद हुई थी। मार दो फिर मुझे, कम से कम इस दो तरफा जंग से बच जाऊंगी। वो लब बन गई थी। अलेक्जेंडर ने सर ढाके से देखा। इसने इसके बालों में हाथ सच इसका चेहरा अपने चेहरे के व्यक्त के रीत किया था। दो तरफा लगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करूं या नफरत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पर हक सिर्फ मेरा रहेगा। वाहद मेरा। इसके कपकपाते लबों के बाद चुपता बोला। इसकी तपश भरी सांसों ने माया का लक कर दिया। इसके होंठों को माया की गिरद लम्हा को छू रहे थे। अगर दोबारा तुमने इसके बारे में सोचा तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो। दी डडली ग्रैंगुलस लगा कि सिर्फ एक ही सजा देते हैं, मौत। वो बोलते बोलते इसके कानों के करीब झोंकता कान की लो को जब से काट गया था। माया के वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो जोरों से आंखें मीच गई। वो परतों पे जलता हुआ लंबा सिंह अपने गर्दन के पोर महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और इस दिन आर या पार होगा माया खान, तो तुम मेरी या फिर मौत मेरी। वो एक झटके से इसे छोड़ गया। लॉन्ग कोट की जेब से सलागार निकालकर लबों में दबाई। इतनी शिद्दत से तलब हो रही थी कि इसने सलागार का धुआं अब हवा में तल्लीन किया था। सामने खड़ी लड़की इसका जबरदस्त आजमा रही थी। वो इसकी कहानी हरगिज जानना नहीं चाहता था। अलेक्जेंडर ने अपनी हैट माया के सर से उतारकर अपने सर पर रखी। बटरफ्लाई मेरी वैष्णव में कैद होने के लिए तैयार रहना। वो 2 कदम पीछे हुआ। माया ने देखा वो पीछे की जानब जा रहा था। अगर किसी ने वहां से उसे देख लिया तो वो 1 कदम भागता आगे की जानब आया। माया की आंखें हाथ से पहले जा रही थी। जब वो दीवार लांग गया, माया ने गहरा सांस भरा था। वो वहां से भागती अंदर गई थी। दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। एक तरफ माइल था तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर। काश वो दोनों एक दूसरे को मार देते और माया यूं ही बच जाती। तुम्हारा काम हो गया। मेरे पैसे लगने में लबों में सुरगार दबाए बोला था। धुआं हवा में छोटे सामने खड़े
इशारा किया जो एक ट्रक के पास खड़े थे। इन्होंने मुड़कर ट्रक को देखकर एक सूटकेस इसकी जेब में बढ़ाई जिसे इसके आदमी ने थाम लिया था। अलेक्जेंडर वहां से पलट के अपने घर पहुंचे। बड़े क्रोफर से अंदर दाखिल हुआ था। सीधा कमरे में गया तो ताकि टेबल पर रखी इसके चेहरे पर तासुरात थे। अलेक्जेंडर वो फ्रेश होता अभी बाहर निकला ही था जब बाहर से कासिम की घबराई सी आवाज उसे सुनाई दी थी। इसके माथे पर बना कर जाए बिखरा था। इसने विचित्र तरह कार भरा था। वो फाइल जो तो तुमने चीफ सेक्रेटरी को देने को कहा था वो जासूस ले गया। कासिम ने अपना लपतर करते कहा। इस वक्त शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो अलेक्जेंडर से अच्छे से वाकिफ थे। इसके दिल बंद होने लगा था। यू बास्टर्ड, एक काम तुमसे नहीं हुआ। कासिम हेड सर पर रखते वो अपने आधे चेहरे को छिपाते दरवाजे धड़म से खोले। बाहर आंधी तूफान बना निकला था। कासिम डर के 2 कदम पीछे उछला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझसे छीन कर ले गया। कासिम का लहजा इसके भस्म कर देने वाले अंदाज को देखते लड़खड़ा गया था। गधे हो तुम सब के सब, पूरे मुल्क को काबू में रखा हुआ है मैंने और तुमने एक डिटेक्टिव काबू नहीं आ रहा। जो मर जाओ तुम सब। अलेक्जेंडर ने तैश में गन निकालते कासिम के माथे पर रख दी तो वो घबरा उठा था। अलेक्जेंडर ने इसने हमारे 2 बंदे मार दिए। वो बहुत चला के न जाने इसे कैसे पता चल गया कि हम चीफ सेलेक्टर के पास जा रहे हैं। कासिम का कातिल अर्जुन बोला। अलेक्जेंडर ने दांत पिसते गन वापस कोर्ट में रखी। एक कब्र का इंतजाम करो। ये शक्ति मौत अब तय है। अलेक्जेंडर तन फन खर्चा वापस कमरे में बंद हो गया था। इसकी चोट को 2 दिन हो गए जख्म में आस्ता से बढ़ रहे थे और आजू खान की ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दानियाल खान को अपना नौकर बनाकर खिदमत करवाने की आजू ये सब क्या है। माथे पर बल डाले दानियाल ने मिट्टी इसके आगे की। मुट्ठी इसके आगे की। आरजू ने मुट्ठी के बाद इसके चेहरे को देखा जो गुस्से से तना हुआ था। पता नहीं मुझे वो लड़खड़ाते लहजे में बोली क्योंकि हम कभी शदीद गुस्से से इसे घूरा था। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। तुम्हें ये मेडिसिन खाने के बजाय छुपा दी। तुम छोटी काकी नहीं हो। दानियाल मेडिसिन जमीन पर फेंकते दबी आवाज में गिराया था। मुझे नहीं खानी। अर्जुन ने बुरा सा मुंह बनाते आंखें घुमाई थी। इसने अपनी सारी मेडिसिन कहीं ना कहीं छुपा दी थी। टैबलेट्स खाना आर्जू खान को जहर लगता था। पकड़ो इसे मेडिसिन खाओ। हाथ के दानियाल ने साइड टेबल से इसकी मेडिसिन उठाते हाथ इसके आगे किया। साथ पानी का ग्लास इसकी जेब बढ़ाते मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाने। इसका हाथ साइड पर करते बोली तो दानियाल ने चुप्पी से लब बन जाए। आज मेडिसिन लो वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। वो मेडिसिन इसके आगे करता बोला। आर्जू ने गुस्से से इसे घूरा। ये कड़वी है। उस बुरा सा मुंह बनाते बोली थी हम तुम्हारे जैसे चुपचाप खाओ। अगर तुमने ये तो नहीं खाई तो तुम्हें कोई भी जंक फूड नहीं खाओगी। दानियाल ने सिर्फ आंखें दिखाई कि अर्जुन ने दांत पिसते किया। वो हमेशा इस पर रोब ही चलाएगा। खाओ। इसने छुपाकर लफ्ज अदा किए थे। अर्जुन ने न चाहते हुए भी मेडिसिन उठाकर काली वो जोर से आंखें मिच की थी। गंदा सा मुंह बनाते इसने शदीद उमड़ आने वाले गुस्से को दबाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना। आपने मुझसे लड़ते ना मुझे चोट लगती ना मुझे ये कड़वी मेडिसिन खानी पड़ती। मैं बोली नहीं। इस थप्पड़ को मैंने इसका बदला जरूर लूंगी आपसे। वो कड़वा सा मुंह बनाते बोली थी। दानियाल ने जल होते हुए इसे देखा और फिर ऊपर छत की तरफ जैसे वो आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह बस यही बच्ची थी मेरे लिए ऊपर सकती है। ये बोला मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मेरी बहुत अहम मीटिंग है। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जाऊँ। दिमाग खराब ना करो। मैं बेजारी से बोला था। अर्जुन ने आंखें घुमाई। पाँव में कुछ राहत आई तो दिमाग मुकम्मल तौर पर खुल गया था। नए मजबूत जहन में बनने वाले दानियाल को देख रहे थे। बेस्ट ऑफ लक। अर्जुन मुस्कुराकर बोले। दानियाल ने चौंका इसे देखा। यकीन वो कुछ गलत करेगी। वो इतनी मिट्टी कभी नहीं हुई थी। आरजू खबरदार अगर तुम्हारा इस खराफाती जहन से ने कुछ गलत किया। मेरी बहुत अहम मीटिंग है। मैं आकर तुमसे निपट लूंगा। उंगली उठाई इसे वार्न करता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे आरजू ने इसकी नकल उतारते मुंह बिगाड़ा। ये तो थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। वो बेड से उतर गई। पाँव चलने के काबिल थे। वो दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो चुपके से कमरे से बाहर निकल गई थी। मम्मा मेरी ब्लू शर्ट प्रेस कर दो। मुझे शामिल करना है। अर्जुन ने नीचे खड़े दानियाल को देखा। पिंक फ्रॉक पहने बालों का मिसी जोड़ा बनाए। वो सोच अंदाज में दानियाल की पिच को देख रही थी। फिर वापस अपने कमरे में गई। नहीं लगता वाकई बहुत बुरी मिट्टी है। मैं बाद में देख लूंगी। आंसू फ्रेश होते बाहर निकले थे। सीढ़ियाँ तथे वो नीचे आई। मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसने काफी त्याग किया। जहाँ पर एक शर्मीली से मुस्कुराहट थी दानियाल के बदले रवैस को सोते कुछ थी। कब से वो ऊपर थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम की जाने बढ़ गई। हल्की दस्तक के साथ वो कमरे में दाखिल हुई थी। दानियाल अलमारी के पास खड़ा कोई फाइल देख रहा था और आदमी मुस्कुराते हुए इसके पास गई थी। तूने ये कॉफी। दानियाल ने नजर टाके से देखा। ये लड़की हमेशा इसे शौक से देती थी। दानियाल ने शक की नजर से देखा। ऐसा क्यों देख रहे हो आप मुझे। मुझे से बोली और दिल पर बिजली से गिरी थी। वो फाइल बंद करते टेबल पर रखते कॉफी इसके हाथों से ले गया। कब शिफ्ट हो रही थी वो तो मेरे रूम में। वो कॉफी के घूंट भरे थे। बोला था अजीब सी टेस्ट था कॉफी का लेकिन वो सर झटक गया। वैसे भी इसकी बीवी टेस्टलेस कॉफी ही बनाती थी। आप हुक्म करें। वो सर झुकाए बट्टे को पकड़े में छिपी हाथों की तरह बोली तो दानियाल को चिल्ला
लगा था खुदा खैर करे। वो बड़बड़ा गया था। काली कप टेबल पर रखते वो सोफे पर बैठा और इससे भी शानों से बैठने का बोला। आलू मुस्कुराती हुई इसके पास टिक गई। खैर है, मेरी बात मान रही हो? मैं पसंद तो नहीं आ गया कहीं? इसके नरम और मुलायम हाथों को अपने भाई इसके नरम और मुलायम हाथों को अपने भारी हाथों की गिरफ्त में लेते इसके हाथों को दबाते आंखें उठाकर बोला था। आरजू ने इंद्र आंखें उठाकर इससे देखा। काले कुर्ते में बालों को जेल से सेट किए, कंधे पर मर्दाना शाल डाले, नीली आंखों में दुनिया जहाँ की चमक भरे और लबों पर बढ़ती हुई मुस्कुराहट। आरजू का दिल तेजी से धड़का। वो नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। आरजू चंद पल इसके लबों पर फैली मुस्कुराहट में खो गई थी। नजरें बता रही थी निकाह का जादू हो रहा है। वो इसकी जानिब चुकते इसकी इंदा साख्ता आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ी मैंने खेत से बोला था। इसकी धड़कनें मजीद बढ़ गई थी। आरजू को अपने धड़कने कानों में साजू की तरह बजती सुनाई दे रही थी। मम्मा मतलब वो नजर चुरा के थी। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। दानियल लबदान नजर दबा गया। एकदम इससे अपना दिमाग वहाँ पोता महसूस हो रहा था। आरजू का चेहरा धुन की नजर होता महसूस हुआ। वो बार बार चिपका कर आरजू को देखने की कोशिश कर रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वही सोफे पर डैश हो गया। जादू तो आप पर हो रहा है। हो रहा था। मेरी बेहोशी की दुआ का मुझे तुम्हारी भी पसंद नहीं हो। बेशक तुम हैंडसम हो लेकिन मुझे पसंद नहीं हो। आरजू उसके चेहरे को देखते सुकून से बोलती उठ गई। कदम और कमरे से बाहर की जाने बड़े जब जोरों शोर से बजते मोबाइल की आवाज पर रुके। लौट कर मोबाइल उठकर कानों को लगाया। दूसरी जाने से भट्टी आवाज पर आरजू की गिरफ्त मोबाइल पर तक पैदा हो गई। दानियल सर कहाँ रह गए? आप? मैं वेट कर रही हूँ आपका। आपने कहा था कुछ डिस्कस करना है। आरजू उसकी आवाज को पहचान सकती थी। वो आवाज पिलवच्चे की थी। आरजू को अपने दिल में आगजनी महसूस हुई थी। इसने एक नजर कुछ दानियल को देखा। वो तो बस अपने थप्पड़ का बदला इसकी मीटिंग के कैंसिल करवा कर लेना चाहती थी। लेकिन अब ये कॉल आरजू खान का दिमाग भग से क्यों उड़ गई थी। आप अपने सर का नाम भी लेती हैं? बड़ी बदतमीज है आप। मेरे शोर और मेरे साथ हैं, वो नहीं आ सकते। आप रफीक अंकल को बोल दें, वो चले जाएंगे। आजू ने दान पिस्ते काटा। इसे शरीर गुस्सा आ रहा था। पलवैया पर यानी दानियल खान फिर इस लड़के के साथ था। इस दिन इसके बाद इसने दानियल से पलवैया के बारे में कुछ नहीं पूछा था। वो दोबारा काम मत करना। आजू ने कहते कटाक से फोन बंद कर दिया। फिर सोफे पर नींद दिला के बेहोश दानियल को देखा। एक तुमने इस लड़की की वजह से मुझ पर इतना गुस्सा किया, फिर इसके साथ जा रहे थे। बहुत बुरे हो तुम। कभी नहीं सुधर सकते। बहुत कम है जो मैंने ये। अर्जुन ने गुस्से से दानियल को देखा था। फोन खींचकर दूर फेंका। वो ये पहनते हैं वो नहीं जानती थी। पलवैया दानियल की भी आई थी। इसे तो बस यही बात की याद थी। पलवैया दानियल की बेस्ट फ्रेंड है जो दानियल ने खुद बताई थी। दरवाजे पर होते दस्तक पर वो दरवाजे तक गई थी। खोल कर देखा तो फिरोज थे। आरजू बेटा छोटे साहब के कपड़े प्रेस करने हैं, वो मदम मुस्कुराहट के साथ बोली। आरजू के दिल में फिर से आग लगी। मैं कर देती हूँ। मुझसे मुस्कुराई थी और फिर कमरे में वापस आई। मोबाइल पर मैसेज बजी। आरजू ने कान रख कर दानियल का मोबाइल उठाया। दानियल सर क्या कहाँ हो आप कहाँ रह गए? मुझसे नाराज हैं कि आपकी रिश्तेदार मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैसेज पढ़ते अर्जुन ने खम का नजर से दानियल को बोला। ये नहीं बताता, मैं बीवी हूँ। आप क्यों बताएंगे? गर्लफ्रेंड जो है जाहिल शख्स बस दूसरे पर पाबंदियां लगाना जानते हो। अर्जुन की आंखें नम होती हुई थी। न जाने किस शख्स के लिए एक नरम गुस्सा दिल में पैदा हो रहा था जो अब खत्म होने वाला था। इसने दानियल की अलमारी खोली, फिर नीचे वाले ड्रायर खोली और सारी चटनी नीचे फेंक के आधे घंटे बाद वो दानियल के कमरे से बाहर निकल गई थी। इसने एक को नजरें चाहते हुए दानियल पर डाली थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आगा जी गुस्से से सामने झुकते सर के साथ खड़ी लड़की को देख के बोले तो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। आजू ने न समझी से देखा। वो मर्दों के अलावा घर के तमाम अफराद में जूते। आगा जी माफी मांगने आई हूँ प्लीज। और होते हुए आगा जी के कदमों के पास गिर गई थी। आजू माया आयशा ने चौंक कर इसे देखा। दूसरी तरफ बारी होते सर के साथ दानियाल की आंखें खुली थी। इसने बेशक हॉल क्लॉक पर नजर डाली। रात के 8 बज रहे थे। 6 बजे से इसे यहाँ से निकलना था। कुछ घंटे पहले की सारी कार्रवाई इसके जेल में चलने लगी थी। आजू खान ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो मिठिया बच्चा दांत कुछ चलते उठा था तभी काफी कुछ ज्यादा ही लेस लग रही थी। सोफे से उठते अचानक इसकी नजरें सीमेंट पड़े तो गुस्से से इसकी लगी तन सी गई थी। सामने इसकी सारी शर्ट से टुकड़े टुकड़े हुई थी पड़ी थी। पास से कैंची पड़ी थी। इसके परफ्यूम जो ड्रेसिंग पर होने रहे तो जमीन बहुत थे। वो मिट्टियाँ बंजे आंधी तूफान बना उठा था। मीटिंग इसके लिए इंतहाई अहम थी। कितना बड़ा लॉस हुआ था। शाहरुख खान ने सिर्फ एक पतले इनके ये सब कर दिया और कपड़े आखिर इसकी बीवी को इसके कपड़े से ऐसा कौन सा मसला था जो हर बार इसके कपड़ों की दुश्मन बन जाती थी। अब भी कितने टुकड़े कर दिए थे। एक एक चट के वो कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते ही इसके कदम साख्त हो गए थे। इसने सामने खड़ी निताशा खान को देखा था। निताशा ने भी तो नम आंखों से इसे देखा। वो मिठियम बन गया। गुस्सा सो नेजे पर पहुंचा गया जिसमें मानो
सामान जो झोंक दिया गया। आरज़ू कहने ये हरकत थी, तुम्हारी इतनी तकलीफ है तुम्हें मेरे कपड़ों से, जानती हो तुम्हारी इस गलती की वजह से कितना बड़ा लॉस हुआ है मुझे। वो नताशा को मुकम्मल इग्नोर किए बगैर किसी खलास के आरज़ू की तरफ बढ़ा। आरज़ू के गले में उल्टी उभरी थी। हर कोई नताशा को छोड़े आरज़ू की नैना मुतवज्जो और सार बेगम ने दिल के हाथ रखा। न जाने अमीन की बेटी ने कौन सा काना मक्कर दिया, क्यों क्या किया तुमने ये सब। वो माथे पर त्योरी चढ़ाए आरज़ू के करीब जाता इसके जो आरज़ू बच्चा बोला था। आरज़ू ने इसकी हद से ज़्यादा सुरख होती आंखें देखी, वो इतने शदीद गुस्से में हो जाएगा आरज़ू को अंदाजा नहीं था, जबकि दानियाल के अंदर कुछ आग नताशा खान की मौजूदगी की वजह से भी भड़क रही थी। वो पलवशा आरज़ू इतनी ही बोली थी जब दानियाल उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त तरकी। पलवशा माई फुट बददिमाग लड़की हूँ, वो मेरी बीवी है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी सिर्फ एक आफत जैसी बीवी है। वो दानियाल के चाहते बोला था। आरज़ू ने इसकी उंगलियां अपनी बाजू में पीसते होती हुई महसूस हुई। वो बुलंद आवाज में बोला। नताशा ने चौंक कर इन दोनों को देखा। दानियाल की रगें खुलकर पिटने वाली हुई थी। इतने गुस्से पर काबा खान खान नताशा आई है, कुछ कह रही है। अग्गा जी ने सोफे पर बैठते नताशा को देखा तो कहा, जो दानियाल और आरज़ू को देख रही थी वो क्या कर रही थी वो आप सब सुन ले। फिलहाल मेरी बीवी नहीं ही मेरा जीना नाम क्या है, मुझे इसे देखने दे। दानियाल ने नजर उठाकर भी नताशा को नहीं देखा था। इसके दिल में टीसे उठी जबकि इसकी बात सुनते तमाम घर वालों के चेहरे पर इत्मीनान बिखर गया। कहाँ लेकर जा रही हो, मुझे नहीं सुननी, बात छोड़ोगी। और दानियाल की आवाज़ पर नाखून गाँठें बोली थी। इसे डर लग रहा था अब कारनामा तो गुस्से में अंजाम दे था, अब खौफ महसूस हो रहा था। देखो मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। अजय सिमने से चेहरे पर तारीख खट्टे का जिसने उनका दानियाल इस राहत से झुकते इस बाजू में उठा लिया था। नताशा ने इसकी पुष्ट को घुरा जबकि आरज़ू आंखें फाड़े इसे देख रही थी। अरे छोड़े मुझे। अर्जुन ने इसके सीने पर मुक्के बसाते अच्छा खासा चिल्ला रही थी जबकि दानियाल थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम के आगे खड़ा था। छोटी मम्मा, आरज़ू का सामान मेरे रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। डिनर के बाद मेरी बीवी अब मेरे साथ रहेगी, बेहतर है। आपको भी तो रानी बनने का शौक होगा ना। वो पंडित ने नीचे देखे बोले। इसकी बात सुनकर रुखसाना बेगम स्वामी से ला गई। आगा जी के लबों पर दमी दमी हंसी थी जम गई। आरज़ू आंखें के पड़े इसकी बेवाकी से कई बातें सुन रही थी। मकसद साहब ने ताशा खान को सब कुछ बावड़ा का मानना था कि इसने चाहे की आंखों से आंसू बह निकले थे। यह बदतमीज जाहिल वो इसके कमरे में लाते बेड पर बैंग चुका था। अर्जुन ने इसे घुरा उससे इसका चेहरा सुरख पड़ा था। दानियाल कहर पर साथी नजर से इसे देख रहा था। अर्जुन ने नीचे खट्टी हुई सेट को देखा और ड्रेसिंग से गिरा हुआ सामान। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया, कितनी है मीटिंग थी मेरी। वो गुस्से से दौड़ा। अर्जुन ने खौफ से आंखें मीच ली थी। तुम्हें भी प्यार की जुबान समझ नहीं आती, सुकून से रह नहीं सकती। मैं हमेशा बच्चों वाले काम ही करती रहना। वो दांते पिसते बोला था। मोबाइल पर होती से बेल पर इसने मोबाइल उठाकर कान को लगाया। ओके रफीक अंकल, बहुत शुक्रिया। ये हाँ जी, रशिया को दूसरी ब्रांच पे शिफ्ट करवा देंगी। जाने वाले मोबाइल को स्क्रॉल करते फिर मोबाइल काम से लगाते आखिरी बात कही और फोन रख दिया। अर्जुन ने सर टाके से देखा। तो मुझे एक बात मैं ये बता दूं, आखिरी ऐसी कौन सी गलती सर जद हुई है मेरे कपड़ों से जो तुम हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी हो। वो बेड पर दराजो बैठते बोला। अर्जुन ने थूक निकला। तुम्हें जलन हो रही थी ना। वो दाने ने आबरू छुपाकर कुछ पाया था। रफीक साहब ने बताया डील हाथ आ गई थी जिस वजह से दाने ने बुलाया था। लेकिन इस आफत का क्या करना, वो रोज नई शरारत करती थी। जलन मुझे क्यों जलन होगी, वो एक भी है, मैं आपकी भी हूँ। अर्जुन पिलाकर बोले। दानियाल ने दान तले लब दबाते दानियाल आबरू छुपाकर इसे बाहर से आती आवाज़ों पर दोनों चौंकते थे। दानियाल बाइक जाने बड़ा और इसके पीछे अर्जुन भी बाहर निकली थी। प्लीज आगा जी जान, मेरे अब इस दुनिया में आप सबके सिवा कोई नहीं है। दोनों चिड़िया तरते बाहर आए थे। आगा जी ने ताशा को घर से निकलने को बोल रहे थे जिस पर वो रो रही थी। दानियाल प्लीज तुम तो मुझे समझो, प्लीज तुम ऐसे तो नहीं थे। नताशा आगे बढ़ते दानियाल के बाजू गिरफ्त में लेटी रो दी। अर्जुन ने चौंक कर इसे देखा और फिर दानियाल पर लिपटे इसके हाथों को। नताशा को पहचान तो गई थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं। जब वो छोटी थी तब उसने नताशा को देखा तो वो इसके साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन न जाने वो कहाँ चली गई। अगर जान रात हो रही थी, आप रहने दे इसे यहाँ। खानदान के साथ नाम जुड़ा है इसका। सड़क पर ख्वार होएगी तो तमाशा मारे भी लगी है। वो अपनी बाजू से नताशा के हाथों को गिरफ्त के तहत सब स्पार्टिक तासरात ले बोला था। बोला। नताशा ने आंखों से मुस्कुराई थी। वो लंबे लंबे डंग भरता बाहर निकल गया था। पिछली कई यादें इसके ध्यान में सवार हो रही थी। आजू ने इसके पिच को घूरा। नताशा अली खान दानियाल से एक साल छोटी थी। वह इसके इकलौती पप्पो की बेटी थी। दानियाल खान जान छुड़वा रखता था इस पर। वो नताशा से मोहब्बत करता था। वो नताशा भी तो यहाँ कहीं कहती थी कि वो इससे मोहब्बत करती थी। और दानियाल ने हमेशा अपनी हरपबंदी हरकत नताशा खान के लिए छोड़ दिया था। कहते हैं ना, मर्द मनपसंद औरत की हर ख्वाहिश पूरी करने की जी जान से कोशिश करता है। नताशा के फादर की डेथ इसके बचपन में हो गई थी, इसलिए नताशा और इसकी मदर ज्यादातर खान मेंशन में ही रहती थी। माया और आयशा को तो अच्छे से इल्म था दानियाल की मोहब्बत का नताशा के लिए, लेकिन आरज़ू उस वक्त छोटी थी इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। दानियाल ने हर मोड़ पर नताशा का साथ दिया था और फिर ऐसा दिन आया जब दानियाल ने खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान पाया था। इसके निकाह का दिन हर कोई खुश था। घर का लौट ले बेटा जो बहुत खुश था, लेकिन निकाह वाले दिन ही नताशा न जाने अपनी मकसद कहाँ गायब हो गई थी।
बारात सजा, सारा घर अच्छे वैसे की वैसे इधर ही रह गई थी। दानियल साफ हो गया। नताशा ने खुद कहा था वैसे मोहब्बत करता है, लेकिन नताशा खान तो वैसे बस दानियल की प्रॉपर्टी से मोहब्बत करती थी। जब इससे भी मेरा अमीर इंसान मिला तो अपनी माँ को जान से मारने की धमकी देती वहाँ से भाग गई। एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे ने इससे मोहब्बत की दावे किए थे, लेकिन वो वक्त गुजारी के बाद इसने नताशा को छोड़ दिया। वो अपना गुजारा करने के लिए जगह जगह जॉब करने लगी। लोगों की नजरें बर्दाश्त करना सो खान रो का। एक दिन इसकी माँ भी इसे अकेला छोड़कर चली गई घर में। इसके दिन के बाद इससे नताशा का जिक्र किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब चाहकर इसका दुनिया में कोई नहीं था और इसने अपनी गलती के साथ हो चुका था, तभी वो वापस आ गई थी। आयशा जरा सुनो, तुम नताशा कहाँ चली गई थी? वो अचानक आ गई है। चाय चाय का घूंट भरे टेबल पर उंगली से कुछ बनाते हुए फिर सोच अंदाज में बोली। आयशा ने कुछ सोचा, कुर्सी संभाले, इसकी जानिब देखा। पता नहीं मुझे कहाँ थी, लेकिन गलत किया था इसने। तभी आगे जान इसे घर में नहीं रख रहे थे, लेकिन कहान वीरा ने इसे रख लिया, जबकि वो गलत का साथ नहीं देते। पर नताशा तो आयशा मुंह बनाते बोली थी। बोलते बोलते रुक गई। आजू ने इसकी जानिब चंदे से देखा। क्या? नताशा तो तेजी से बोली। आयशा ने दांतों तले लब दबाए थे। क्या पता खान वीरा को वाकई खानों की इज्जत की परवाह हो। मैं एवरी से ही सब सोच रही थी कि आयशा ने फिर से पता फेंका था। आजू ने चाय का कप साइड पर करते इसे बकायदा घूरा। तुम मुझे बता रही हो क्या बात है? या मैं वहां से पूछूं? आजू बुन्ने इस्कराए बोली थी। आयशा ने तुमनान से इसे देखा। वरना खान वीरा पहले तुम नताशा की मोहब्बत करते थे, इनका तो निकाह भी होने वाला था, लेकिन नताशा कहीं चली गई। लेकिन फिर कहा क्या हुआ? अब तो तुम्हारे साथ निकाह हो गया ना इनका, लेकिन क्या करें? खान वीरा मर्द है ना कहीं पहली मोहब्बत भी वापस न जाग जाए। आयशा ऐसे ऐसे मुंह बनाकर बोल रही थी कि आरज़ू शौक के आलम में इसे देखने लगी थी। इसे बेसाख्ता नताशा के हाथ दानियल के बाजू पर लिपटे याद आया। वो कैसे मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे क्यों बता रही हो? मैं ये बुला तो जो मर्जी करे। आजू ने मुंह फुलाए, चाय का कप लगन से लगाया है। आयशा का नेच खाए वहां से उठ गई। जाते हुए एक शरारत भरी नजर इस पर डाली। क्या पता आरजू खान के दिल में हलचल मच जाए। मुझे पर पाबंदी और खुद में शुक्रिया। आरजू कप टेबल पर रखते बाहर निकल गया। कमरे में चक्कर लगाते इसका जहन बस आयशा की बात में ही अटका था। कहाँ वाकई दानियाल जैसे इंसान को किसी से मोहब्बत थी? नहीं, वो खड़ूस से अव्वल है। मोहब्बत से दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं। जरूर आयशा मजाक कर रही होगी। आंसू को अपने दिमाग पर था महसूस हुआ था। वो सब झटकती किताब उठाते कर पढ़ने लगी थी। उनका अनजान बस एक माँ बात थे और कल से इसे वापस कॉलेज भी जाना था। 10 मिनट बाद ही इसने किताब सोफे पर उछाल दी थी। दिल था कि बार बार इसके अंदर लपक रहा था। लपक मुझे बाहर निकल गया। मम्मा क्या दानियाल ने तैसे से मोहब्बत किया था? तो वो सीधा हाल में बैठी रुखसारा बेगम के पास जाती बोली। रुखसार बेगम ने चंकर इसे देखा। आयशा लब डुबाई बैठी थी और माथे पर फिक्रमंदी के लकीरें देखी। इसने अपनी बीवी हमसे दवाई यानी तेरे निशाने पर लगा था। छोटी मम्मा बताएं इसे दानियाल कब था? हाँ, और शरीर वाली मोहब्बत नताशा से इससे पहले रुखसाना बेगम कुछ कहती। आयशा तेजी से बोली थी। इसने आंखों में रुखसाना बेगम को अपनी तारीफ करने को बोला था। आयशा ने शदीद अच्छा जोर दिया था। हाँ करता था। रुखसार बेगम ने बात से लाया और आजू जानते थे वहां से बाहर चली गई थी। इसके दिल को कुछ हुआ था कि एकदम दिल और दाद सा हो गया। छोटी मम्मा देखें सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा रुखसार बेगम के देखने पर इत्मीनान से बोली थी। आरजू खान नाखून दांतों में दिए पर सोच अंदाज में ही बाहर लॉन में निकली थी। दिल बोझल सा हो रहा था जब सामने नताशा के साथ खड़े दानियल को देखा। इसकी आंखें फैल गई। वो लब सख्ती से एक दूसरे में पुष्ट कर गई थी। न जाने वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। आरजू ने खुद को लिए पर नजरें डाली थी और रंग की घुटनों तक आधी शर्ट पर ब्लैक कैरी पहने ब्लैक दुपट्टा गले में डाले। वो गुलाबी मोम की गुड़िया लग रही थी। दानियल आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आरजू आगे के चारों बढ़ते सीधे इसके गले में अपनी नरम मोमी बाहें डाली बोली। नताशा को काट खाने वाली नजर से देखा था। दानियल ने अपनी आफत को देखा था। हम इसके नजरों के अर्तकाज को समझा। वो लब डुबा गया। आरजू ने बड़े इत्तेफाक से इसके गले में बाहें डाली हुई थी। तू ढूंढ रही थी मुझे? वो यूं ही इसके गले में बाहें डाले खड़ी थी। दानियल के दिल को कुछ हुआ था। वो लड़की बार बार इसके सबर का इम्तिहान लेती। दानियल मुझे कुछ सीरियस सामान चाहिए, मेरे साथ प्लीज बाजार तक चले। मुमताज ने एक नजर आरजू पर डालने के बाद कहा। दानियल ने आरजू को देखा जिससे ही देख रही थी। ओके चलो आरजू जाओ अपनी स्टडी करो। वो आरजू को खुद से लगकर के बोला था। आरजू की आंखों में पानी तैर गया। वो मुंह फुलाए खड़ी थी। आशा सच कह रही थी। दानियल कितनी जल्द मान गया इसकी बात और इससे भी इग्नोर कर रहा था, जबकि वो इससे आपस से बच रहा था। जिसकी कुदरत के जज्बे दानियल फिर खान के दिल को काबू करने की जरूरत में थे। हाँ, वो अभी चंद कदम आगे बढ़े थे जब पीछे से आजू की कराने की आवाज आई थी। ध्यान ने पलट कर देखा। वो पाँव पकड़े जमीन पर बैठी थी और तेजी से उसके जहन में भागा था। क्या हुआ? ठीक हो तुम? दर्जनों में बैठे इसके लहजे में बेइंसाफी करती। चला नहीं जा रहा, उठा ले। आजू ने अपनी बाहें खोली। इसकी जन्म पर आई थी। जाने वाली नरमी से उठा लिया और जानता था वो झूठ बोल रही है, लेकिन न जाने क्यों इसके झूठ से इसे सुकून मिल रहा था। वो सब बुलाए अंदर की जाने बढ़ रहा था। नताशा ने बंद जरा नजरों से आजू की खुद के ध्यान में देखती चमकती इंसान को
3 दिन गुज़र गए थे, नताशा मुकम्मल घर में एडजस्ट हो गई थी। यह यूँ कहना बेहतर रहेगा कि बेशर्मों की तरह खुद ही हर किसी को बुलाने लगी जाती, हर काम करती। अब तो वाक़ई दानियाल के आगे-पीछे घूम रही थी। दानियाल, ये मैं नहीं बनाई है, तुम्हें खीर पसंद है ना? तुमने नताशा बगैर किसी खलास किए इसकी जानों की टोरी करती बोली थी। आरज़ू को बेसाख्ता परिभाषा याद आई थी। पलक पंच गई। दानियाल ने सख्ती से एक-दूसरे में लपेट किए थे। नताशा की हिम्मत बड़ी हिम्मत है, वो अच्छे से नोट कर रही थी। बस चुप था, तो किसी वजह से मुझे दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रही है। आरज़ू ने खीर इसके हाथों से छीनी और खाने लगी। नताशा ने तन्नवाते नज़रों से उसे घूरा, जबकि साबिनी बेगम बेटी की दानियाल की तरफ बढ़ती दिलचस्पी से बेहद खुश थी। अच्छी है, लेकिन थोड़ा कड़वापन आ रहा है, चीनी डालो इसमें और वरना खाने में अच्छी नहीं लगेगी। चम्मच मुंह में रखते हुए तंज़िया अंदाज में बोली। नताशा का चेहरा सुरखुआ था, जबकि पास बैठे दानियाल अब मुश्किल अपना कहकर रोका था। नताशा चुपचाप उठती वहाँ से चली गई। आरज़ू ने कंधे उचकाते थे, चलो कॉलेज छोड़ दूँ मैं तुम्हें। दानियाल खड़ा सांस भरे उठते बोला। आरज़ू पानी से लाती सामने उठाई आगे चलने बड़ी थी। वो तो अपनी तुम्हारी शुदा चीज़ें भी किसी को ना दे, ये तो फिर इसका शौहर था। मैं सेकंड फ्लोर की जानिब देखा। नताशा कमरे के दरवाजे में खड़ी इन दोनों को देख रही थी। वो शख्स का नाम कमल था, नीली आंखों वाला शहजादा, शहरी तारीफ करता पर्सनैलिटी, एक दिल पर तबस्सुम से उसकी मुस्कुराहट और नताशा खान ने इसे खो दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? वैसे वापस मीन तो वो हासिल कर सकती थी। 3 दिन पहले लॉन में खड़े दानियाल ने उससे कह दिया था कि माया के निकाह के बाद वो अपने लिए किसी और जगह का इंतजाम करे। नताशा का दिल दुख सा गया था, लेकिन वो पत्थर बना हुआ था। इसकी आंखें स्पार्ट थी, लेकिन अभी इनकी आंखों में आलू खान को देखते एक चमक थी। इस चमक से कहीं ज्यादा थी जो नताशा खान को देखकर आती थी और गुस्से से लब पंच गई। आजू को कॉलेज छोड़े खुद ऑफिस चला गया था। मामा आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? आप लोगों को मुझसे तंग आ गए हैं तो बता रहे, मैं यूं ही चली जाती हूँ यहाँ से। माया दबी दबी आवाज में गौफ से बोली थी। सफिया बेगम ने इसे यूं ही यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं दिया था, क्योंकि आज माहिल और इसकी माँ सकीना बेगम आ रही थी। वो माहिल को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती थी। शादी में अब बस चंद दिन ही बच गए थे, जिसके चलते माया का सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। निकाह वाले दिन क्या होगा? क्या कोई इसकी बातों का यकीन करेगा? माया कैसे बात कर रही हो तुम? सफिया बेगम ने सिर डपटा। माया लब बन गई। वो वहां से वॉकआउट कर गई थी। वैसे भी दिल से दीर्घ बगावत पर उतर आया था। दिमाग अलग आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उन्हीं के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो कमरे में बंद होती रह गई थी। इधर आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वहां के पूछती बाहर निकल गई थी। फिरोज इसे बुलाने आई थी। बुलाने मेहमान आ चुके हैं। माया ने मुंह बनाया। माया वो दांत कसी रहती वापस कमरे में गई। फ्रेश होती बाहर निकली। हाल में माया और इसकी माँ बैठी थी। मेरी बेटी कैसी है? माया की माँ ने उठते माया का माथा चूमते सवाल किया। वो फिक्सा हल्का सा मुस्कुराई थी। माया ने एक नजर पर डाली, उठकर खड़ा हुआ था। मैं चले अम्मी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले आगे की जाने बढ़ गया। सफिया बेगम के इशारे करने पर माया भी मर्दा कदमों के साथ होली हुई थी। गाड़ी में बैठकर सकीना बेगम पूरे रास्ते इससे कुछ न कुछ पूछती रही, इससे बातें करती रही, लेकिन माया बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। दिल ही उचाट हो गया था। हर चीज से दिल रोना आ रहा था। वो पहले ही किसी के निकाह में थी और अब ये सब तमाशा। इसके दिल ने दुआ की, काश वो मर जाए, वो ये तमाशा ही खत्म हो जाए ना। वो ना होगी ना जंग होगी। शॉपिंग मॉल के आगे गाड़ी रोकते माहिल बाहर निकला। माया और सकीना बेगम भी बाहर निकलती माहिल में इंटर हुई थी। मुख्तलिफ शॉप्स पर जाकर सकीना बेगम बड़े प्यार से माया को मुख्तलिफ डिजाइन के दूल्हे के जोड़े दिखा रही थी, जिस पर वो लब पंजे इन्हें देख रही थी। माहिल ने घूरकर इसे देखा। माया ये ठीक है? माँ ये ठीक है? आप प्लीज इसे पैक करने। माहिल दान पिसते एक ब्लड रंग कलर के लहंगे को देखते बोला था। माया को इतना हैवी लहंगा पसंद नहीं आया था, लेकिन वो खामोश रही थी। अब क्या पसंद किया ना पसंद, जब शादी इस तरह हो रही है, पकड़ो इसे। माहिल ने सख्ती नजर से शॉपिंग बैग इसकी जानिब बढ़ाया। माया ने चौंकर इसे देखा। वो गुस्से से घूर रहा था। माया ने खामोशी से शॉपिंग बैग पकड़ लिया। अम्मी ड्राइवर आ गया, आप घर जाए, मैं माया को घर छोड़ आता हूँ। माहिल ने मा, माहिल ने माला से बाहर निकलते माया मॉल से बाहर निकलते माँ को देखते काबू पहले चुप हो गई थी। माया के रवैये के चलते अब भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। माया ने कम गाड़ी के जाते ही इसका बात सख्ती से बचा था। माया हैरान हुई थी इसके साथ चलने की। माया ने इसे गाड़ी में बिठाया। कुछ ड्राइविंग सीट संभाले। पागल हो गए हो आप? माया ने अपने बाजू पर इसकी तरह उंगलियों के छाप देखे। इसे गुस्से से घुरा था। वो भी सब जाने के बावजूद मना नहीं कर रहा था। ये घर का रास्ता नहीं है, ये कहाँ ले जा रहे हो आप? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे भी घर जाना है। माया गाड़ी की दूसरी सड़क पर जाते देखे चिंती थी। इसने माहिल के स्टीयरिंग पर जने में हाथों पर हाथ रखते इसे रोकना चाहता। महिला सड़क रंग आंखों से इसे घूरा था। मिनट बाद वो एक बार के आगे खड़ा गाड़ी रोक चुके रहे। खुद गाड़ी से तथा माया का बाजू दबोचे इसे गाड़ी से तथा पार्क में ले जाता। कदमों इस कदर एक मोच ले जाने लगा। आपको मसला क्या है? मैंने बोला था ना मुझे घर जाना है, यहाँ क्यों नहीं आए? माया से इसे अपनी गिलाई छुड़वाती चिंती थी। इसके हाथों में जो शॉपिंग बैग थे वो इसे नीचे फेंक चुकी थी। मसला मुझे नहीं है, आपको है। आपको मुंह फुलाए शॉपिंग कर रही थी। मेरी माँ को आपकी वजह से दुख हो रहा है। माहिल भी
माइल भी तो थोड़ा सख्त हुआ था माँ अपनी अपनी माँ का यूँ इग्नोर करना इसे हरगिज़ पसंद नहीं आया था। वो तो इसकी फैमिली का हर फर्द की इज़्ज़त करता था। इसकी इतनी बड़ी बात भी सबसे छुपाई थी, फिर भी माया का ऐसा रवैया। तो मैंने कहा है मुझे शादी करे, माया बेबसी से बोली थी। पहले से ही उनकी सुकून से गैरत थी और इस ऊपर से ये शॉपिंग का झंझट व शख्स ग्रफ्त से स्वीकार हो रहे थे। तमीज़ से बात करें, आपका होने वाला शौहर हूँ मैं, किसी वजह से आप मुझसे इस तरह से बात करते थे, इस गेस्टर की वजह से। हाँ, माया से दोनों कंधों से पड़े इसे तकरीबन झंझोड़ गया था। इसकी कामली आंखें लहू रंग हो रहे थे। मैं आपको जवाब इससे पहले वो मुझे कुछ बोलती, इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। एक तेज रफ्तार गोली माया के सीने में जिस हुई, इसकी वाइट शर्ट खून से भर गई। माया के कंधों पर से इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। माया आंखें फाड़े मुंह पर हाथ जमा गई थी। माइल दबी-दबी से हैरान की सफेद आवाज़ माया के लबों से आवाज़ हुई थी, जबकि माइल ज़मीन पर सो गया था। माया ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कुछ कदमों के फासले पर वो बड़ा क्रोफर से चलता आ रहा था। माया ने बेसकता इसकी काली हट को देखा। वो सांस रोक गई थी, जबकि माइल शदीद तकलीफ में सीने पर हाथ रख के ज़मीन पर नीम बेहोश हो रहा था। मैंने कहा था ना, इसे बस्टर से दूर हो मुझसे। अगर दगा करने की कोशिश की तो अगली गोली पर तुम्हारा नाम होगा। इसने आते ही जानी अंदर तीर लिए। माया के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे। माया तो फटी-फटी आँखों से ज़मीन को देखने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो नीम बेहोश में होता हुआ भी माँ की जानिब हाथ बढ़ा रहा था। अलेक्जेंडर ने तंजिया नज़र से ज़मीन पर खून में रंगे माल को देखा और इसने फ़ोन पॉकेट से निकालकर नंबर डायल किया। माया अपने बाद इसकी गिरफ्त से झड़कने की कोशिश कर रही थी। कमिश्नर, तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में और तुम्हारा होने वाला दामाद गोली खाकर अब बस मौत के करीब है। फ़ौरन से पहले अपनी टीम को बुलाओ और मेरे जहाज़ से दूर हो जाए, वरना मैं इधर ही तुम्हारी बेटी का जनाज़ा पढ़वा दूँगा। अलेक्जेंडर स्वागत से बोलता माया के बाल छिड़वाता और सख्ती से इसकी बाजू तो थाम गया। इसकी फ़ौरन अफवाह फुला दी गई तरफ से माया को अपनी बाजू टूटती महसूस हुई थी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जबकि वो लपन से फोन रख दिया था। माया का बाजू ऐसे ही जकड़े इसने एक ठोकर नीचे बेहोश माल के वजूद को रसीद के 10 मिनट बाद ही इसने फोन पे फिर से रिंग हुआ था। ओके, इसने ये कहते काट कर दी। वैसे भी माहिर राना की तरफ इसके बहुत से हिसाब निकलते थे। वो इसके सामने जो पढ़ा रहा था इसने मार दिया। तब तक तुमने इसे मार दिया। माया ने सामने की कैफियत में कड़ी से देख रही थी। अलेक्जेंडर की गिरफ्त इसके बाजू पर सख्त तर हो गई थी। मैंने कहा ना माया खान, खबरदार जो इसके बारे में सोचा भी तुमने। तुम्हारी हर आती जाती सांस ही नहीं, तुम्हारी सोच में मेरा कब्जा होना चाहिए। वो मोबाइल में न जाने क्या टाइप कर रहा था, फिर माया का बाजू छोड़ गया। माया तो सब सोची से देख रही थी। क्या इसके लिए किसी की जान लेना इतनी आसान थी? क्या इस किसी के खून की कीमत इसकी नजरों में कुछ नहीं थी? क्या वाकई एक शफाकत दरिंदा था? ऐसा मत देखो, तुम्हारी मोहब्बत इश्क में बदली है तो तुम्हें ही लगेगा। वो सद लहजे में बोला, लेकिन इसके आवाज में लगी तिलिस्मता। माया ने सख्त बहती नजर से इसे देखा तो वो वहां से हट गया। वो वापस पलट गया, जबकि माया कई लम्बे इसकी पीठ को देखती रही। माया ने बेहोश से फोन में लिपटे माइल को देखा और फिर इसकी जानो कदम बढ़ा। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, टांगे चल्लो हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खून से लथपथ पड़ा था और माया इसके करीब बैठी रो रही थी। वो क्या करे, इधर कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे वो मलने। माया ने जोर से आंखें रगड़ी थी, आंखें सरक होने लगी थी। उसने माइल की जेब से इसका मोबाइल निकाला और सामने हाथों से नंबर डायल किया। मायल वो इधर माया से कुछ बोल ही नहीं जा रहा था और सामने खून को देख रही। इसने अपने बात गले में टकी महसूस कर रही थी। वो क्या करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा मैं बस आ रहा हूँ। जमशेद खान की फिक्र में डूबी आवाज़ उठ रही थी। अलेक्जेंडर ने इन्हें ड्रेस पेश कर दिया था और अब तकरीबन 10 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद थे। माया शिद्दत से रोती इसके सीने से जा लगी। चुप करो मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ। एक कांस्टेबल के साथ इन्होंने माया को घर पहुंचा दिया और माया को उठते हुए हॉस्पिटल से जाने पर बढ़ गए थे। माया को अपना दिमाग सुनौता महसूस हो रहा था। इसने अलेक्जेंडर को एक शख्स को मारते देखा था। दिल गम से फट रहा था। इसकी आंखें ही नहीं थी, इसका दिल भी बुरी तरह से फिसल रहा था। वो घर जाती सीधा अपने रूम में बंद हो गई थी। बेड पर औंधे मुंह लेटे उसे तक पड़ी थी। कॉलेज के बाद वो बाहर खड़ी थी, ड्राइवर का वेट कर रही थी। मरवा भी इसके साथ खड़ी थी, बातें कर रही थी। कई दिनों से वो कॉलेज नहीं गई थी, पढ़ाई का काफी लॉस हो गया था। आरजू ने मरवा को सब बता दिया था। जैसे सुनते मरवा बहुत खुश थी कि फाइनली इसका जीजू दानियाल खान था। वो तो धूम ही उठी थी, जबकि आरजू के दिल को कुछ हुआ था। वो समझा अजीब से जज्बों से दिल में बेदार होकर रहा था। गाड़ी आई तो वो मरवा को खुदा हाफिज बोलते तो आगे जाने बढ़ गई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही आरजू कालक से कर रहा था। वो दान पिछले फ्रंट सीट पर बैठे थे, नताशा को देख रही थी। मुझे शॉपिंग पर जाना था, मैंने खान को बाबा को कॉल कर दी, वो आने वाले थे। तुमने इनके साथ चली जाओ, तुम थक गई होगी। नताशा दिल जलाती मुस्कुराहट इसकी जानो पछाड़ते बोले थे। वो सुबह ही दानियाल के ऑफिस चली गई थी और राजा भरपूर आरती को जताना कहा था कि दानियाल से खान के दिल में अपनी नताशा खान है, जबकि आरजू ने नम रूटीन नजरों से लापरवाही से बने दानियाल को देखो। चेहरे पर चटाकों की शख्स रखे बैठे थे। आरजू का लहजा ढूंढ गया था, तभी कुछ ज्यादा ना बोलते वो गाड़ी से उतर गई। नताशा से मुस्कुराते से देखा। दानियाल गाड़ी के आगे बढ़ गया। खान बाबा 5 मिनट बाद आए तो आरजू गाड़ी में बैठ के चले गए। मरवा 5 मिनट पहले ही जा चुके थे। वाकई पुरानी मोहब्बत
अपने पुरानी मोहब्बत के आम बुलाए जाते हैं, मुझे फिर क्यों लटकाया हुआ है। आरज़ू दिल में तो सोचती रही थी, दिल में छीन सी चुभन सी हो रही थी। उसने ताशा को भड़कता फ्रंट सीट पर बैठा देखा और फिर जब ताशा ने आरज़ू को गाड़ी से निकाला तब भी तो दानियाल ने कुछ नहीं कहा। एक आंसू टूटकर आरज़ू की आंखों से गिरा था। निचला लब दांतों तले दबाए इसने सिसकी रोकी। जब इसे कोई परवाह नहीं है तो मेरी तरफ से बाड़े में जाए, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ। अच्छी बात है ना, वैसे भी पाबंदियाँ लगाता रहता है। चांद छुट जाएगी। आरज़ू सोचे बनती घर के अंदर गाड़ी रुके, गाड़ी से उतरे, घर में दाखिल हुई तो जो मर्जी दिल को जो जवाब दे, लेकिन दिल अक्सर ढीठ पाएगा। वो वहीं करेगा जो हमारे बस में नहीं होता। इसकी जान लग के जो हासिल हो, इसका इलाज चल रहा था। गोली दिल के पास लगी थी। हालत से रेस थी। बाहर कमिश्नर जमशेद मुठिया पंजे बैठा था। जितना इसने इन्वेस्टर को हल्के में ले रहा था वो दिन अभी क्या गुजरा नहीं था। हर काम इन्हें वार्निंग देने के बाद सरेआम करता था। जमशेद ने गुस्से से मुठिया पंजे दो घुटने हो चुके थे। इमरान को हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बाहर निकला, डॉक्टर पेशेंट जमशेद खान तेजी से डॉक्टर के जाने लगा। इन्होंने घर किसी को कॉल करके कुछ नहीं बताया था। तो यही दवा को वो कर रहे थे, कमाया अभी किसी को कुछ नहीं बताया। इज ऑल राइट। अगर बेल्ट थोड़ी भी मिस बैलेंस हो जाती तो दिल पर लगती और मर भी सकते थे, लेकिन खुदा करे खुदा का काम करम है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए मिशन जमशेद को कौन नहीं जानता था। वैसे भी बिजनेस की फील्ड में भी इनके भाइयों का बहुत नाम था। शुक्रिया पेशेंट को होश आ गया है। कहा जमशेद खान डॉक्टर को देखने ऐसे मुस्कुरा लेकर बोले, जी होश तो आ गया है, लेकिन इन्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। टेक केयर ऑफ हिम। ऑफे में डॉक्टर मुस्कुराते हाथ मिलाते चले गए। जमशेद खान ने गहरा बड़ा सांस लिया तो अंदर रूम में इंटर हुए, जहाँ सामने वो स्पाट तासुरात लिए छत को घूरा था। इसके चेहरे पर दर्द नहीं था, कोई कह नहीं सकते थे इससे गोली लगी थी। माइल कैसे फील कर रहा होता। जमशेद खान पास पड़े टेबल पर बैठे बोले, माइल ने स्पाट तासुराते ने देखा, मुझे माया के साथ 2 दिन भी शादी करनी है। हमारी मेहंदी का फंक्शन कल होगा। वो सर लहजे में बोला। इसके चेहरे पर चटाक को जैसे सकती थी। जमशेद ने फिक्रमंदी से देखा था। जब माइल के दिल में आग का दरिया बह रहा था। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी इस हालत में नहीं हो तुम। जमशेद खान अब एक दूसरे में प्रस्तुत करते बोला था। माइल ने इनकी जाने देखा। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी चोटें मुझे लगती रहती हैं। मुझे बस कल ही तुमसे स्टार्ट चाहिए। उम्मीद है आप तैयारी कर लेंगे। बस चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला लें। माइल दो टोक लहजे में बोला था। जमशेद खान इस बात में चल रहा है। वो फाइल आपको मिल गई थी। फिर याद आने पर वो फिर से बोला था। इसका दिल व दिमाग बार बार माइल खान अटक रहा था। माया हाँ मिल गई। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे यकीन नहीं आता डिपार्टमेंट के ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं इस काम में। पहली सबक में इन सबको निकाल कर आया हूँ। अब बस एक मैन सबूत मेरे पास पड़ा है। इसकी वजाहत होगी। इससे अच्छे से बेनकाब होगा। अगर अपन से जगह तो वो गैंगस्टर भी पकड़ा जाएगा। जमशेद खान अजन से बोला था। माहिर ने इस बात में कर लिया है। मैं इस दिल्ली गैंगस्टर को अपने हाथों से सूली पर लटकाना चाहूँगा। वो जान से बोला था। दिल मार कर किसी ने पटनी में सज गई थी। ओके तुम रेस्ट करो, फिर कल छोटा सा फंक्शन रख लें। जमशेद खान कहते बाहर चले गए थे। माइल इस बात में चल रहे थे। आंखें मूंद गई थी। मुआ इतनी भी क्या जल्दी है। आकर मेरी शादी की। जमशेद खान ने घर आते ही जैसे कल मैंने की पंजी के बारे में बताया था। माया जैसे कड़ गई थी। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती। आंखों से आंसू बह निकले। बेटा माइल चाहता था। इतना हाइपर क्यों हो रही हो। सफिया बेगम इसे समझाने को आगे बढ़ी। जब वो 2 कदम पीछे हुई थी। माइल माइल मेरी किसी को परवाह नहीं है। सबको इसकी ही पड़ी है। मैं आपकी बेटी हूँ या माइल आपका बेटा है। मम्मा वो चीख पड़ी थी। सफिया बेगम इसके इतनी शदीद रिएक्शन हैरान थे। आजू इस आवाज़ें सुनते ही इसके कमरे में भी चली गई थी। बड़ी मम्मा आप जाएं, मैं समझा देती हूँ। आदू हल्का सा मुस्कुराकर बोली। सफिया बेगम इंतहाई परेशानी से बाहर निकली थी। मारी जैसा अच्छा लड़का वो किसी भी कीमत से हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। आदू ने दरवाजा बंद किया। माया जमीन पर बैठते हर पकड़ते रोने लगी थी। आदू ने शदीद तकलीफ में इसे देखा। वो इसके पास जाती इसके साथ नीचे बैठ गई थी। खुद की तकलीफ को बनाने इससे बस अब ख्याल था तो माया खान की तकलीफ का। माया चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, तुम सबको सच बता दो। आरज़ू उसका हाथ सर से हटाते अपने हाथों में लेते पूछती बोली थी। माया ने नम सर होती आंखों से इसे देखा था। इसके अंदर कहर बर्पा हो रहा था। वो मुझे मार देंगे। आरज़ू उसने माल पर भी गोली चलाई है। वो बहुत खतरनाक है, बहुत पुरस्कार है। माया रोते हुए चुप में बोली थी। आरज़ू ने ना समझी से इसे देखा। इसकी बात कर रही हो तुम अपने शोहर की। वो क्यों मारेगा किसी को। वो कौन है। माया को मुझे बता सकता है। आरज़ू की आंखें साफ करती तशवीशनाक लहजे में बोली थी। माया ने काम से नजर से आवाज़ अंदर खींच से कम तकलीफ से दिल में सवालियाँ चुभती हुई महसूस हो रही थी। वो एक नैन तरह पता नहीं क्यों उसने मुझसे निकाह किया। पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे क्यों नहीं बताता। वो अजीब सी बेसर्द हिंसा ग्रीन आंखों से बस वार करता है। वो बहुत अजीब है। आरज़ू बहुत खतरनाक है।
इसने मेरे सामने मारी पर गोली चलाई। माया बताते एक बार फिर फुट 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 कर रो रही थी। आदू ने बुरी तरह लपटे चिल्लाते होते लगते गैंगस्टर भी हैरान हो गई थी। शायद बड़े पापा की वजह से कोई हो। माया तो तुम सबको सब कुछ बता दो या दूर या या भाग जाओ यहाँ से, मैंने सब संभालूंगी। आदू फिलहाल गैंगस्टर को बुलाए लग दबाए फिक्रमंदी से बोली। तो माया हैरान कर नजर से देखा तो क्या अब भाग जाना इतना आसान होता है आदू? वो इज्जत जो बरसों से बनी है इसे अपने हाथों से खुद बर्बाद कर दो। माया नम वीरान आंखों से सवाल कर रही है। आजू सबसे इसे देख रही थी। अगर तुम गलत हो तो इज्जत से और तुम सही हो तुम निकाह ही पे निकाह नहीं कर सकती। माया बस इज्जत से बढ़कर तुम पर तुम्हारा निकाह बचाना फर्ज है। आजू लपंजे बोली थी। माया बस कई लम्हों से उसे देखती रही थी। वो कह रही थी कह रहा था वो बारात के वो कह रहा था वो बारात के आते लेने आएगा। आजू क्या हो गया पापा? अगर जी सब क्या सोचेंगे? सब मेरे बारे में कैसे सोचेंगे? माया फिर से रो दी। अपनों को नफरत या नाराजगी कहाँ इतनी बर्दाश्त होती है? आरजू ने सामने डरी सहमी लड़की को देखा और दोनों बहुत मुखलिस थी। काश माया खान जितना सजा आरजू खान में भी आ जाता और काश आरजू खान की बहादुरी माया खान में होती। मेरी बात सुनो, फिर अगर वो आ रहा है तो आने दो। जो होगा देखा जाएगा। तुम अपने बारे में सोचो। जिन्होंने तुम्हें परवरिश दी है ना माया, अगर इन्होंने अपनी तबीयत पर यकीन हो तो वो तुम पर यकीन करेंगे। अगर नहीं हो तो आखिरत में तुमने अपना नाम खुद करना है। दुनिया ने नहीं भी ब्रेव जो हो रहा है होने दो। फिर रात वाले दिन ही देख लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब फ्रेश हो जाओ, कल मेहंदी है, शाम होने वाली है। और जो उसकी कमर प्यार से सुलाती बोली थी। माया ने गहरा सांस भरा। अर्जुन ने इसे उठाया और इसे हौसला देती कमरे से बाहर निकली। माया ने इस जगह को घूरा जहाँ से वो गई थी। तुम्हारी जैसी पसंद सबके पास होनी चाहिए। माया आंखें साफ करती वॉशरूम की जाने बढ़ गई थी। वो बेड पर मुंह बुलाए फुलाए दामें आगे खोल कर बैठी थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई थी अर्जुन ने एक और नजर उठाकर देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए अंदर दाखिल हुआ था। अर्जुन ने पंजे जहाँ दो पहले से मानसिक मुस्कुराहट छोकर मुस्कुरा करने का दिल कर रहा था, आज वही मुस्कुराहट जिसे बस जहर लग गई थी। दानिया ने इसके झुके सर पर नजर डाली तो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया था। जब अर्जुन ने अपनी किताबें समेटी और कमरे से निकल गई, वो वॉशरूम फ्रेश होते बाहर आया तो अर्जुन कमरे में नहीं थी। वो पंच गया था। वो रूम से बाहर निकला जब जमशेद साहब ने इसे रोक लिया। दानियल, कल ही मेहंदी का फंक्शन, तुम सारे काम देख लेना। ओके। जमशेद साहब ने मुस्कुराकर कहा। दानियल बाद में चल लाया नीचे हल्के से बैठे। अब आरजू बाहर इस्तेमाल कर रही थी चौकी। कुछ दिन पहले ही अपने बाबा से मंगवाया था, लेकिन मरवा से चैट करने वो चलता हाल में आया। इसका दो वह गाड़ी चलते वक्त लाल होता था चेहरा, वो देख चुका था। फिर अभी इसका मुंह लाई इसे मुकम्मल इग्नोर करना कहाँ दानियल को पसंद आ रहा था। आरजू सुनो। दानियल ने एक नजर इसे देखते कहा। नताशा जो कमरे में जा रही थी दानियल काल में देखते वो भी वहीं आकर सफर पर टिक गई। आरजू खान लिफ्ट बैठी थी। आरजू सुनो। वो भी आकर रुकी सफर पर टिक गई। आरजू खान लिपटी बैठी थी। आरजू सुनो, मेरी शर्ट तो निकाल दो। दानियल ने फिर से पुकारा जबकि वो फ्रेश होकर आया था। आरजू ने बड़ी अदा से शांत करने वाले अंदाज में नजर उठाकर इसे देखी। इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, वो मुस्कुराती। दानियल ने डबल रंजे इसे देखा। पिंक फ्रॉक में व्हाइट चूड़ीदार पजामा पहने, वो व्हाइट दुपट्टा गले में डाले, सर पर ओढ़े वो बेनियाजी से बैठे दानियल से धड़कनों में इंतजार पैदा कर रही थी। दानियल, मैं निकाल देती हूँ। नताशा मुस्कुराते फौरन से उठी थी। आजू कान पर खड़े हुए थे लेकिन अंदाज अब भी लापरवाह सा था। शाम का वक्त था जब आयशा शॉपिंग बैग हाथों में उठाए हॉल में दाखिल होती है। बैग सोफे पर पहन गई जिसमें माया के फंक्शन के कपड़े थे, बल्कि माया अपनी और आरजू की शॉपिंग उसने ही की थी। आरजू वैसे तो बहुत नखरे करती थी कपड़ों के मामले में, लेकिन इस बार निश्चय के चलते इसका दिल उचाट था और माया ने वैसे भी इसे झंझट में पड़ने से इनकार कर दिया था। तभी आयशा रुखसार बेगम और सफिया बेगम थी शॉपिंग पर और भी लौटी थी। नहीं शुक्रिया, दानियाल ने स्पार्ता सुराग से इनकार किया था। आरजू के चेहरे पर दबे दबे से मुस्कुराहट भरे अब जरा कुछ दिल को ठंडक मिली थी। आरजू सुनाई नहीं दे रहा था तुम्हें कुछ बोलना हूँ मैं, फौरन कमरे में आओ और ऐसा करो मेरे कल के लिए कपड़े भी निकाल दो। दानियल कहता पलट गया। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था। अगर हर कोई अपनी हिस्सेदारी में लगा हुआ था। नताशा ने जहर खंडक नजरों से आरजू को देखा। आयशा, याद जाओ निकाह कर दो अपने भाई को कपड़े। आरजू अब भी मोबाइल में लगी बेसरी से बोली। आयशा लब दबाती ऊपर दानियल के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जो शिद्दत से इसका इंतजार कर रहा था दरवाजे पर होती दस्तक ते झट से दरवाजा खुला, लेकिन सामने आयशा को देख लब बंच गया। वो कमरे से बाहर बाहर निकला और नीचे हाल में आया जहाँ अबू सफिया बेगम रुखसार बेगम के साथ नूर बेगम भी बैठी हुई थी। नताशा सब कुछ अचाट दिल के साथ देख रही थी। आरजू ऊपर आकर मेरे कपड़े निकालो। वो वहीं से सख्त लहजे में बोला। आरजू ने सर उठाकर इसे देखकर रुखसार बेगम ने
भी बेटी को आंखों से इशारा किया था, जैसे वो कमल नजरअंदाज किए बैठी रही थी। नौकर समझा हुआ